वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर 9th क्लास के लिए है, जो कि सैम्पल पेपर है। ये पार्ट 2 है बेसिकली। इससे पहले पार्ट 1 आपने बहुत पसंद किया, तो हमें लगा कि ये जरूरी है कि दूसरा पार्ट भी बना दिया जाए। तो इसमें वैसे सेम स्टाइल में ही हम आपको क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे जहाँ पे पॉसिबल है, और सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ आंसर भी बताएंगे, ताकि आप प्रॉपर आंसर को नोट कर सकें, हर एक क्वेश्चन के आंसर को नोट कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एमसीक्यूज हैं। खंड खा में हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करेंगे और पूरे वीडियो में हम इसे ही देने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके पार्ट 3 में आ जाएंगे और बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पार्ट 1 में आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो पूरे वीडियो को देखिए और अच्छे से देखिए। इससे ना आप सिर्फ पास हो जाओगे, बल्कि बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हो अगर आप चाहो तो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि पदार्थ वो है जो जगह घेरता है और इसके अंदर मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे वायु के अंदर मास है, जगह घेरती है वायु भी, जल भी ऐसा ही करता है, रेत भी ऐसा ही करता है, लेकिन नहीं करता क्या, हमारी खुशी या दुख। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पदार्थ नहीं है। आंसर यही आंसर बनेगा हमारा। उसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, 16 नंबर प्रश्न कहता है, मिश्र धातु को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो ये समांगी मिश्रण होते हैं। आपने पढ़ा होगा, दो तरह के मिश्रण होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं, समांगी मिश्रण। और कोई एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो मिश्र धातु का, तो क्या हो सकता है, पीतल या ब्रॉन्ज, कांस्य। ठीक है जी, पीतल, कांस्य वगैरह जो होते हैं ये मिश्र धातु के उदाहरण है। स्टेनलेस स्टील भी इसी का उदाहरण है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, अंतरकणीय रिक्त स्थान अधिकतम होते हैं, वे हैं कहाँ, किसमें होते हैं अंतरकणीय। इंटरमोलिकुलर स्पेस किस में ज्यादा होता है, अधिकतम होता है, मतलब मैक्सिमम होता है, वो होती है वायु या एयर या गैसेज आप कह सकते हो। ऑप्शन सी आपका राइट है, क्योंकि अणु इनके बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ये जिस स्थान में रखी होती है उस स्थान को पूरी तरह से घेर देती है। ठीक है जी, ठोस ऐसा नहीं करते, क्योंकि अंतराणविक बल उनके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, और अंतराणविक बल इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके अणु बहुत आसपास होते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है ठोसों की अगर हम बात करें तो। प्रश्न संख्या 18 देखिए, यहाँ पे कथन और कारण बेस्ड सवाल है आपका, और आपने कथन और कारण दोनों को सही से जांचना परखना है, पहचानना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है, और फिर उसी के आधार पर उत्तर देना है, अपना उत्तर चुनना है। कथन कह रहा है आपका स्टेटमेंट या असर्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में, अभिकथन, असर्शन। उच्च तापमान पर एक संतृप्त विलयन असंतृप्त हो जाता है। सही बात है, तापमान बढ़ने से अधिकतर ये होता है कि कोई जो वस्तु किसी चीज में घुली है, संतृप्त विलयन अगर बना हुआ है और उसमें कुछ और नहीं घुला, जैसे नमक और चीनी है, अगर हम उसका संतृप्त विलयन तैयार कर लें ठंडे पानी में, और अब उसके बाद चीनी घुल नहीं रही है उसमें पानी में, तो हम क्या कर सकते हैं, गर्म करके उसको और चीनी घोल सकते हैं। यानी कि जो विलयन था अब वो असंतृप्त हो गया है गर्म होने के बाद, और उसमें और चीनी घुल सकती है। कारण देखिए, अधिकांश ठोस विलय की घुलनशीलता तापमान के साथ बढ़ती है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है, और ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है पूरी तरह से। इसका मतलब कौन सा सही है, ऑप्शन पहला आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चूंकि व्याख्या भी सही है इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर व्याख्या सही नहीं होती तो क्या होता, बी सही होता। 19 नंबर प्रश्न कहता है, अब हमारे पास जो प्रश्न आ गए वो आ गए आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन अब कितने नंबर का है, 2 अंकों का है। तो 2 अंकों का है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ठोसों को आकार निश्चित क्यों होता है जबकि गैसों को नहीं होता। अभी अभी हमने आपको आंसर दिया है, क्योंकि ठोसों के बीच जो कण होते हैं उनके बीच अंतराणविक जो स्थान है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस IMS, ये क्या होता है, कम होता है, ठोसों के अंदर कम होता है। ठोस की हम बात कर रहे हैं, कम होता है, तो इनके अंदर जो आकर्षण होता है वो बहुत ज्यादा होता है कणों के बीच में। आकर्षण ज्यादा होने की वजह से इनका आकार निश्चित हो जाता है, जबकि गैसों में सब कुछ इसके विपरीत होता है, इसलिए गैसों का आकार निश्चित नहीं होता। क्लियर। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिकली हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और ये आराम से आप जब एक दो बार रीडिंग करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, वीडियो को जितना चाहते हैं आप पॉज करें और आंसर नोट करें और आगे बढ़ें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिए, ये भी आपका 2 नंबर का है, और यहाँ पे आप देखिए क्या कहता है। एक शिक्षक ने लोहे के बुरादे और गंधक के चूर्ण को मिलाया, यह मिश्रण है या यौगिक, आप घटकों को कैसे अलग करेंगे। भाई गंधक का चूर्ण और लोहे का बुरादा, अब बताइए क्या ये मिक्स हो सकता है, केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसमें कुछ। तो ये मिश्रण तैयार होगा, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, और इस मिश्रण को आप चाहो तो फिजिकल मेथड से, किसी भी भौतिक
प्रक्रम के द्वारा अलग कर सकते हो। जैसे अगर चुंबक की सहायता से आप लोहे के पदार्थों को कणों को अलग कर लो तो ये दोनों पदार्थ जो हैं वापस अलग अलग आपको मिल जाएंगे। क्लियर? आंसर प्रॉपरली देख लीजिए। लोहे के पदार्थों को चुंबक की सहायता से गंधक के चूर्ण से अलग किया जा सकता है। ओके। 21 नंबर प्रश्न कहता है वात युक्त पेय, यानी कि कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही। वात युक्त पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल खोली गई, गैस के बुलबुले निकलते हुए दिखाई दिए। जैसे आप देखते हो तेजी से गैस निकलती है उसके अंदर से। इस विलयन में विलेय और विलायक की पहचान करनी है आपने। तो विलेय क्या होगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये किसमें घुली हुई है? पानी में घुली हुई है। तो विलायक क्या हो गया? पानी हो गया विलायक। क्लियर है? अब क्या करना आगे? क्या यह समांगी है या विषमांगी? समांगी होता है, क्योंकि आप कहीं पे भी नहीं पहचान सकते कि गैस घुली हुई है। चारों तरफ जो है एक ही जैसा सॉल्यूशन होता है, एक ही जैसा सॉल्यूशन होता है। कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ गैस नहीं घुली और यहाँ ज़्यादा घुली है, यहाँ कम घुली है, यहाँ बिल्कुल नहीं घुली। ऐसा आप कहीं भी नहीं पहचान सकते। चाहे कोल्ड ड्रिंक की बोतल से कहीं से भी आप एक चम्मच कोल्ड ड्रिंक निकाल करके आप उसको टेस्ट करिए या कहीं लैब में चेक करिए, हर जगह से आपको एक ही जैसा टेस्ट मिलेगा और एक ही जैसी गैस घुली हुई मिलेगी। क्लियर? तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। क्लियर है? सवाल पूरा हो गया आपका, आंसर पूरा हो गया। और अब हम इसको प्रॉपर्ली आपको दिखा भी देते हैं आंसर लिखा हुआ। ये देखिए, ये लिखा हुआ आंसर, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। वात युक्त पेय हमने बताया था आपको कोल्ड ड्रिंक को कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 22, ए या बी में से किसी एक का उत्तर हमने देना है। ए में कह रहा है, पहला सवाल 3 पार्ट है। ये पहला कहता है जब प्रकाश की किरण दूध से होकर गुजरती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध एक कोलॉइड है, इसलिए कोलॉइड में ये जो प्रकाश का मार्ग दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। ओके। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? देखे गए प्रभाव का नाम बताइए। हमने बताया आपको टिंडल प्रभाव। क्या? टिंडल प्रभाव। ठीक है जी, टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। ओके। थर्ड कहता है दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्सन फेज, और परिक्षेपण माध्यम का नाम बताइए। तो वसा या कहना चाहिए प्रोटीन जो खुद भी लिक्विड पोजीशन में होती हैं वो आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था हैं, वसा एंड प्रोटीन। ठीक है, वसा एवं प्रोटीन, वसा एवं प्रोटीन है। ठीक है, लिखा हुआ दिखा देते हैं आपको, बता दिया, इतना नोट कर लीजिए, बाकी हम लिखा हुआ दिखा देते हैं। ये देखिए सब कुछ आपकी स्क्रीन पे है। ओके, आंसर देख लीजिए। अब अथवा वाला जो प्रश्न है उसका बी, मतलब उसको कहा गया है बी, और बी में भी 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट कहता है एक छात्र ने चाक के चूर्ण को पानी में हिलाया, कुछ देर बाद कण नीचे बैठ गए, इस मिश्रण को वर्गीकृत करना है। तो ये कैसा मिश्रण है? ये मिश्रण तो है लेकिन विषमांगी मिश्रण है। हेट्रोजीनस या विषमांगी? कैसा? विषमांगी। ओके, विषमांगी मिश्रण है ये। और चूंकि विषमांगी मिश्रण है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? विषमांगी मिश्रण 2 तरह के होते हैं, कॉलॉइड और सस्पेंशन, या हिंदी में क्या कहेंगे इसको? निलंबन। ओके, तो निलंबन टाइप का मिश्रण है और निलंबन टाइप के मिश्रण को हम फिजिकल मेथड से, किसी भी भौतिक प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन। अगर हम इस मिक्सर को फिल्टर कर लेंगे तो दोनों पदार्थों को हम अलग अलग कर सकते हैं। क्या इसे छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? हाँ जी, हमने आंसर दे दिया आपको, अलग किया जा सकता है। इस प्रकार के मिश्रण का एक उदाहरण और देना है आपको। तो ये चौक का मिश्रण था, अभी आप मिट्टी का मिश्रण बना लेंगे पानी के साथ, तभी वो भी ऐसा ही काम करता है, उसके लक्षण भी ऐसे ही होंगे। प्रॉपर आंसर देखिए, ये दिया है आपका और करके बी, और उसके बाद देखिए सस्पेंशन या निलंबन इसे लिखा गया है, और तीनों प्रश्नों के बारी बारी से उत्तर आपके सामने है। रेत और पानी का मिश्रण भी ऐसा ही मिश्रण होगा, और मिट्टी और पानी का मिश्रण भी ऐसा ही मिश्रण होगा, जिसे हम निलंबन कह सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 में भी 3 हिस्से दिए हुए हैं। पहला हिस्सा देखिए, तत्व और यौगिकों में एक अंतर बताइए। तो तत्व क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। यौगिक भी लेकिन शुद्ध होते हैं, तो अंतर तो नहीं हुआ ये। अब देखिए तत्व क्या होते हैं, उन्हें किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रोसेस द्वारा सरल तत्वों में नहीं तोड़ा जा सकता। उनको हम तोड़ेंगे तो एक ही प्रकार के परमाणु हमें मिल सकते हैं, जैसे लोहा, चांदी, तांबा वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? तत्व हैं, और ये शुद्ध होते हैं। यौगिकों की अगर हम बात करें तो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के किसी अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के जब कोई नया पदार्थ बनाते हैं उसको हम कहते हैं यौगिक।
और यौगिक भी शुद्ध माने जाते हैं जैसे पानी। और यहाँ पे क्या है, अनुपात भी तय होता है। पानी जैसे वाटर में क्या है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ऐसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसमें हाइड्रोजन 2 तो ऑक्सीजन भी 2, तो ये अनुपात क्या है, निश्चित है दोनों का अलग अलग। ठीक है जी। दूसरा कहता है भोजन पकाना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। वापस भोजन को आप उसके कंपोनेंट्स में, उसके घटकों में तोड़ नहीं सकते। जैसे आपने दाल बना दी है तो दाल को आप वापस उस पोजीशन में नहीं ला सकते। केमिकल रिएक्शन के बाद दाल का अपना अस्तित्व चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है जी। तीसरा कहता है तापमान का विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ने पर विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब आओ इसका प्रॉपर आंसर देख लीजिए। तीनों प्रश्नों का देख लीजिए आंसर। ये देखिए तत्व यौगिकों का अंतर, पहले उसमें एग्जाम्पल भी, उसके बाद दूसरा देखिए भोजन पकाना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। तो भोजन पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है। स्पष्टीकरण देखिए, रासायनिक परिवर्तन पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है और नए पदार्थ बनते हैं। खाना पकाने के दौरान भोजन में मौजूद पोषक तत्वों की रासायनिक संरचना बदल जाती है, जिससे उसका स्वाद, रंग और बनावट बदल जाती है। इस प्रक्रिया को सामान्यतः उलट नहीं किया जा सकता, रिवर्सिबल नहीं होती, चूंकि केमिकल रिएक्शन, इसलिए केमिकल रिएक्शन है। थर्ड कहता है तापमान का विलेयता पर प्रभाव क्या पड़ता है। तापमान का विलेयता पर प्रभाव पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठोस और द्रव, अधिकांश ठोस और द्रव की विलेयता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, गैसों की विलेयता तापमान बढ़ने पर घटती है। क्लियर। अब देखिए प्रश्न संख्या 24, वाष्पोत्सर्जन नाम सुना होगा आपने, सॉरी इवापोरेशन या वाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन बायोलॉजी में होता है, वाष्पीकरण। ओके, वाष्पीकरण पर आधारित है प्रश्न। हमसे कहा गया गर्मी के दिनों में लोग अपने घरों के फर्श पर थोड़ा पानी छिड़कते हैं, कुछ समय बाद फर्श ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया इस ठंडक के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। तो इवापोरेशन या इवापोरेशन या वाष्पीकरण। ओके, उसके बाद बी कहता है दैनिक जीवन में देखी जाने वाली इस घटना का एक उदाहरण दीजिए। तो इस टाइप की घटना और कहाँ पे देखी जाती है। इस तरह की घटना देखी जाती है घड़े में, जब हम पानी भर के रख देते हैं तो वहां पे भी ये घटना घटित होती है। कपड़े सुखाने में भी यही घटना घटित होती है। उसके बाद देखिए सी या डी में से एक का उत्तर देना है आपने। सी कहता है घटना की दर को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो तापमान एक कारक जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान के अलावा सतह का क्षेत्रफल जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। और इसके अलावा आर्द्रता भी एक कारण है और वायु की गति भी एक कारण है, उनका उल्लेख हम कभी बाद में करेंगे। ओके, प्रश्न संख्या डी देखिए, आप हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। तो गर्मियों में सूती कपड़े पहनने का कारण भी इवापोरेशन है, वाष्पीकरण है, जिससे वाष्पीकरण आसानी से होने के कारण हमें इन कपड़ों में अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, गर्मी नहीं लगती। जब पसीना आता है तो आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। इसका आंसर पूरे तीनों के तीनों प्रश्नों का आप यहाँ पे देख लीजिए, बल्कि चारों का देख लीजिए, ABCD का। ठीक है, और वीडियो को जहाँ लगता है वहाँ पे आप पॉज करके प्रॉपरली आंसर नोट करिए। नोट करेंगे तो 100% आप पास हो जाएंगे, इतना तय है। पास होने का फॉर्मूला इसी वीडियो में छुपा हुआ है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, ए या बी में से किसी एक का उत्तर यहाँ पे हमने देना है। तो ए में क्या पूछा गया, सबसे पहले हमसे कपूर को खुले बर्तन में रखा जाता है तो उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन घटती जाती है और कोई अवशेष नहीं बचता, इसमें से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन जिसे कहते हैं। दूसरा कहता है बर्फ के पिघलने के दौरान ऊष्मा की आपूर्ति होने पर भी तापमान स्थिर क्यों रहता है। चूंकि अवस्था परिवर्तित हो रही है, बर्फ पिघल रहा है तो बर्फ पानी बन रहा है, अवस्था परिवर्तन होने के समय तापमान में परिवर्तन नहीं होता। तीसरा देखिए, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन पैमाने में बदलना है। सेल्सियस में दिया है, केल्विन में बदलना है, तो आप सीधे सिंपल फॉर्मूले से बदल सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला आपका, 273 प्लस सी बराबर के मतलब केल्विन। तो आप देखिए 75 सी की जगह आप रखिए 75, तो 273 प्लस 75, 273 प्लस ये आ गया 75 बराबर हो गया के का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 75 में आप जोड़ोगे आप, तो अगर ये पूरा आपका 100 होता तो 373 हो जाता, लेकिन 25 आप उसमें माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 348 डिग्री के या के। ठीक है, ये कह सकते हैं हम इसको। ओके डन। और ऐसे ही आप दूसरा निकाल सकते हैं। तो इस बार 200 ऐड करोगे तो 473 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा इस बार 473। तो ये फ्री के नंबर है, और अगर आपने अभी ये नहीं किए सवाल तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। डन। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर देखिए। हर एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको किसी ढंग की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। बस आप नोट्स बना लीजिए मेहरबानी करके। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो वाकई में दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है, ये क्वेश्चन का हमने आंसर कर दिया है न्यूमेरिकल का, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। 348 और 473 ये आंसर आपके सामने आ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अथवा वाला प्रश्न देखिए बी, ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी अधिक क्यों होती है? क्योंकि गैसों के अणु दूर दूर होते हैं, उनके बीच अंतराणविक स्थान बहुत ज़्यादा होता है, तो आसानी से उनको दबा करके हम उनको संपीड़ित कर सकते हैं। ओके, जिससे उनका आयतन घट जाता है, बहुत आसानी से हो सकता है ये काम। जबकि ठोसों के बीच अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है, इसलिए ठोसों के आकार में परिवर्तन करना मुश्किल होता है, भले ही हम कितना भी जोर बाहर से लगा दें। ओके, ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। दूसरा प्रश्न कहता है 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? वो बर्फ होता है, और उससे ऊपर जैसे टेम्परेचर जाता है वो पिघलना शुरू हो जाता है, पानी बनता है। और 100 डिग्री पर क्या होता है? वो वहाँ पे भी जल होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ से मतलब आप कह सकते हैं अवस्था परिवर्तन शुरू हो जाता है और वो भाप बनना शुरू हो जाता है। ओके, तीसरा देखिए, किससे अधिक तीव्र जलन होती है? उबलता पानी या भाप? अगर हम भाप से जल जाएं, उबलते पानी जल जाए, तो बताइए किसमें जलन ज़्यादा होगी? तो भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, इसलिए भाप जब शरीर को टच करती है तो वो ऊष्मा शरीर में चली जाती है, और इसलिए भाप के जलने से हमें ज़्यादा जलन होती है। ओके, तो ये सभी प्रश्न के आंसर्स हम आपको दिखा चुके हैं। लास्ट वाला भी हम और आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, क्लियर? तो इस प्रकार हमने सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देख लिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन पे नोट्स बनाएंगे। अगर नोट्स बनाएंगे तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।